हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपका सीटेट पेपर 2 के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो आपको मालूम हो कि साइंस में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से आपका 15 क्वेश्चन पेडागोजी का, 15 क्वेश्चन आपका किताब से पूछा जाता है। 15 मार्क्स जो पूछा जाता है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिला के आपका 15 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो खासकर 9 क्लास और 10th क्लास के बेस पर सारा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी बायोलॉजी को आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी सब को हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीटेट या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए क्लास को आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग। आपका पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो देखिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आणविक गतिशीलता का रूपी मापदंड का हम लोग उपयोग करेंगे। आणविक गतिशीलता मतलब गतिशील है कि नहीं, उनका कण जो गतिशील है कि नहीं, उसी को हम लोग डिसाइड करेंगे कोई वस्तु सजीव है या नहीं है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो जो भी जीव है वो आप क्या करते हैं, कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। तो किन कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, तो किसी जीव द्वारा जीवन की रक्षा के लिए कार्बन आधारित, देखिए यहाँ पर पूछा है कार्बन आधारित कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कार्बन आधारित कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीटेट में कई बार इस तरह का सवाल आपका पूछे गए हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों की आपको आवश्यक मानेंगे। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आप आपका पोषण हो गया, फिर आपका पोषण का शोषण हो गया, फिर आपका उत्सर्जन हो गया, रूपी प्रक्रम को अति आवश्यक आपका माना जाएगा। तो खुद का संरक्षण के लिए पोषण जरूरी है, शोषण जरूरी है, उत्सर्जन आपका रूपी आवश्यक आपका माना गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। साथ ही में आप जो आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट नोट जो आपका एक एक लाइन आप देख सकते हैं, नोट को एनसीईआरटी से उठाया गया। अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो 100% श्योर है कि आपका एक भी साइंस का क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका 9 और 10 क्लास बेस बनाता है। बेस से क्वेश्चन किताब से बनाया गया है, तो आपका क्वेश्चन एक भी आपका नहीं छूटेगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप से आपको सारा नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपका शोषण क्या है। शोषण वह जैविक प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव पर्यावरण में ऑक्सीजन ग्रहण कर कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य के रूप में ग्लूकोज का विघटन कर आपका ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उसे आपका क्या कहते हैं, आपका शोषण कहा जाता है। मतलब जो है विघटन का जैविक क्रियाओं का के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इससे क्या कहलाता है, आपका शोषण कहलाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि स्वपोषण तथा विषम पोषण में क्या अंतर है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का जो डिफरेंस है आपको मालूम होना चाहिए, तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वपोषण तथा विषम पोषण में निम्न अंतर है आपका, क्या क्या अंतर है सारे हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला जो अंतर आपका 1 नंबर, यो पोषण हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है। यो पोषण
कीड़ों तथा जंतुओं में पाई जाती है। सिंपल है कि जो स्वपोषण होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, और जीव जंतु कीड़े मकोड़े जितने में होते हैं वो आपका विषम पोषण होता है। विषम पोषण को आपका पर पोषण भी आपको कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे आपका। इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। स्वपोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा जल का क्या होता है, आवश्यकता होता है। और अगर इसका पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे विषम पोषण में, जंतु भोजन के लिए शाकाहारी जीव पर आपका निर्भर रहते हैं। तो जीव जंतु जो है आपका शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपका मनुष्य हो गया, वो पेड़ पौधों फल इस पर निर्भर रहते हैं। जंतु भी गाय बकरी ये सब भी जो है आपका शाकाहारी जीवों पर आपका निर्भर करते हैं। तो आपका ये आपका 2 आपका अंतर हो गया। आगे देखते हैं अंतर जो 3 नंबर, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए ये जो आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए इसके बाद इधर देखेंगे, इसमें ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती। तो जीव जंतु में जो होता है आपका सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अपना भोजन बनाने के लिए, लेकिन पेड़ पौधों को जो स्वपोषण उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता आपका होती है, तभी अपना भोजन बनाते हैं। तो इसी को आपको प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा अंतर जो आपका, इन्हें भोजन निर्माण में अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और इन्हें अपना भोजन बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। अकार्बनिक पदार्थ मतलब जैसे पौधा अपना भोजन बनाने के लिए आपका वायु से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। फिर आपका वायु से, फिर सूर्य प्रकाश से सनलाइट चाहिए, तो ये भी आपका अकार्बनिक पदार्थ है। जल चाहिए, तो ये भी आपका अकार्बनिक पदार्थ है। तो इसलिए इस तरह के इसको अकार्बनिक पदार्थ करेंगे। कार्बनिक पदार्थ अपना भोजन बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका पेड़ पौधा पत्ता, ये आपका कार्बनिक पदार्थ हो गया। तो इस तरह का आपका ये दोनों आपका ये अंतर हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। आपको मालूम होगा कि पौधा अपना भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण आपका कहा जाता है। तो ये सब जो कच्ची सामग्री उनको है वो कहाँ से आपका प्राप्त होता है, तो देखिए इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो अलग अलग कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है हम लोग इसको देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पादप वातावरण से CO2 रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है पादप जो वातावरण से CO2 रंध्र द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, पादप जड़ों का जल का अवशोषण मृदा से करते हैं तथा पत्तियों तक तो पहुँच के इसका परिवहन होता है। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं, आपका ये कॉमन बात है। क्लोरोफिल उसके बाद चाहिए पौधों को, ये पौधों के पत्तियों में उपस्थित रहता है। तो क्लोरोफिल जो होता है, जो भी पत्ता आपके होते हैं वहीं पर आपका क्लोरोफिल क्या होता है, उपस्थित होता है, जो अपना भोजन बनाने में उसको मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, रंध्र क्या है तथा इसके कार्य क्या है। देखिए रंध्र क्या है तथा इसके कार्य क्या है। पत्तियों के आधार पृष्ठभाग में पाए जाने वाली सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र का। तो जो भी आपका जैसे पत्ता है और इस पत्ता के अंदर जो आपका आधार पृष्ठभाग में पाए जाने वाला छोटा छोटा जो आपका छिद्र रहेगा इस तरह का पत्ता के अंदर, तो इसी को हम क्या कहेंगे, आपका रंध्र कहेंगे, स्टोमेटा इसको इंग्लिश में आपका कहते हैं। तो रंध्र का क्या क्या कार्य होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए रंध्र का यहाँ पर जो है कार्य है, 2 कार्य तो इम्पोर्टेंट है। बाष्पोत्सर्जन में सहायता करना, मतलब आपका जलवाष्प का बाहर निकालना, ये आपका एक काम हो गया। दूसरा गैसीय विनिमय में सहायता करना, आपको मालूम हो कि पेड़ पौधा को आपका CO2 का जरूरत होता है और वे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जो गैसों का विनिमय आवागमन होता है वो आपको पत्तियों के द्वारा होता है।
तो ये इसी तरह से आपका ये वाला गैसियों का विनिमय के लिए आपका मदद करते हैं। उसके बाद इसका आगे देख लिए दोनों। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखिएगा, आपका सीटेट में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे जो आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, उसका क्या काम हो। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। देखिए, हमारे आमाशय की दीवारों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल का स्रावित होता है, जो भोज्य पदार्थों को अम्लीय बनाता है ताकि प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीन पाचन कर सके। इसके अतिरिक्त भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या कर देता है, आपका सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है। तो ये आपका जो है काफी इजी क्वेश्चन। आपको बस ये याद रखना है कि हमारे जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अम्ल स्रावित होता है और इसका काम क्या है, ये आपका प्रोटीन पाचन में मदद करता है, साथ ही में आपका जो पेट में सूक्ष्मजीव है उनको ये नष्ट करता है, जर्म्स को नष्ट करने में मदद करता है। बस आपको इतना याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी में आपका अटेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है तथा पाचक एंजाइम क्या है तथा क्या कार्य। देखिए, पाचक एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो जो जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में खंडित कर देते हैं ताकि उस भोज्य पदार्थ का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में तथा अन्य जैविक क्रियाओं में आपका किया जाता है। तो आपको याद रखना सिंपल कि पाचक एंजाइम जो है आपका जैव उत्प्रेरक पदार्थ है और जो जटिल होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इसको तोड़ देता है ताकि ये आसानी से इसको ऊर्जा प्राप्त किया जा सके। उसके बाद जो सी-टेट के लिए इम्पोर्टेंट उसी को डिस्कस करेंगे। आपका ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसको थोड़ा डिस्कस, हमारे भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लार में एक पाचक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन के नाम से जाना। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसी को आपको एक तो पहला याद रखना कि पाचन में जो है लार में जो है एक पाचक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन। ये देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टाइलिन आपका लिखा हुआ है, नाम से जाना जाता है। यह भोज्य पदार्थ के जटिल मन अणुओं का शर्करा में खंडित कर देता है। इसके अतिरिक्त लार भोज्य पदार्थ को गीला बनाता है। लार का और क्या काम है, भोज्य पदार्थ को क्या करता है, गीला बनाता है ताकि ग्रासिका जो ग्रासिका द्वारा आपका भोज्य पदार्थ को आमाशय तक आपका क्या हो पहुंच सके। ये आपका लार का काम है, जो आपका है गीला बनाने में आपका ये काम करता है और साथ में आपका ये टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। यही आपका इसका उपयोग है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में यकृत की क्या भूमिका है, मतलब लीवर का जो है लीवर का क्या क्या काम है, इस पर देखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है लीवर में। तो क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये लीवर ही आपका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इस चीज को देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि आपका क्या है, आपका लीवर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण, इसका कार्य क्या क्या है, देखिए लीवर का महत्वपूर्ण कार्य जब देखेंगे हम लोग, ये पित्त रस स्रावित करता है तथा भोजन को क्षारीय बनाता है। देखिए, भोजन को क्षारीय बनाएगा और साथ में पित्त रस का क्या करता है, स्रावित करता है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, देखिए ये वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है। ये दूसरा नंबर। ये विटामिन आयरन कॉपर को संग्रहित करता है। ये भी आपका लीवर का काम है, सारा विटामिन आयरन कॉपर को आपको क्या करेगा, संग्रहित करेगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ। आगे देखते, यह रक्त में आरबीसी का आपका निर्माण करेगा। रक्त में आरबीसी का क्या करेगा, निर्माण करेगा आपका, ये आरबीसी का निर्माण करेगा। और आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड आपका सेल होता है और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड आपका सेल होता है। इसका 5 नंबर देखें, ये रक्त थक्का जमाने वाले फाइब्रिजन नामक रासायनिक पदार्थ का निर्माण स्थल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रक्त को थक्का जमाने वाले फाइब्रिजन नामक का निर्माण जो रासायनिक पदार्थ है वो आपका निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपका ये लीवर के अंदर आपका ये होता है, आपका यकृत में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, ये एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपको पूछ सकते हैं, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका एटीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको ये याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो ये वाला एक तो समीकरण को थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में भिन्न जीवों जो ऊर्जा प्राप्त करने विभिन्न पथ क्या क्या है। तो देखिए अलग अलग जो जीव है वो अलग अलग प्रकार से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको तो ग्लूकोज याद रखना पड़ेगा, ये ग्लूकोज है और इसका जो फॉर्मूला है C6H12O6 होता है। इसको कोशिका द्रव में आपका ये जाता है। उसके बाद ये पायरूवेट में आपका टूटता है, तो पायरूवेट को बोलते हैं C3H6O3, यहाँ पर आपका दिया हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि जो ग्लूकोज है उसका आधा हो जाता है। कार्बन C6 है तो इसका C3 हो गया। अगर यहाँ पर कार्बन H12 है आपका S6 हो गया और O6 से O3 हो गया, इससे टूट गया। और उसके बाद आपका जो यहाँ दो केस में आपका टूटेगा, एक अनऑक्सी श्वसन में और दूसरा आपका नीचे ऑक्सी श्वसन में, और एक तो ऑक्सीजन के अभाव में। जब अनऑक्सी श्वसन होगा, जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, तो आपका इथेनॉल और CO2 ऊर्जा निकलेगा। देखिए इथेनॉल CO2 ऊर्जा निकलेगा। आज जब ऑक्सीजन का अनऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन होगा ही नहीं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और आपका जो ऑक्सीजन का जो आपका अभाव होगा उस समय क्या क्या बनेगा। देखिए ऑक्सीजन का जो अभाव होगा उस समय आपका लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लैक्टिक अम्ल तथा क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। जब आपका ऑक्सीजन का अभाव होगा मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलेगा लेकिन अभाव, लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। और जब आपका ऑक्सीजन की मात्रा पूरा रहेगा उसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। उस समय देखिए यहाँ पर आपका CO2 बन रहा है, साथ में H2O बन रहा है, जल बन रहा है, और प्लस क्या बन रहा है आपका ऊर्जा बन रहा है। तो ये तब बनेगा जब आपका ऑक्सीजन पूरा मात्रा में रहेगा। तो ये तीन केस में आपका ग्लूकोज आपका टूटता है, आपको ये याद रखना चाहिए, एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। पहला केस होगा आपका अनऑक्सी श्वसन, दूसरा केस होगा ऑक्सीजन का अभाव होगा, और तीसरा केस आपका ऑक्सी श्वसन होगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका होगा। बढ़ते हैं अगला। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। मानव में परिवहन तंत्र घटक कौन कौन से हैं तथा इनका क्या कार्य है। तो मानव में जो आपका परिवहन तंत्र घटक है क्या क्या। तो मानव में परिवहन तंत्र मुख्य घटक है। ये वाला क्वेश्चन C-TET में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, धमनी वाला क्वेश्चन आपको पूछा था और इसी से पॉइंट सारा को उठाया हुआ था। तो देखिए मानव में पहला आपका हृदय होगा। इसका मुख्य कार्य रक्त को पंप करना होता है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त को क्या करना है, पंप करना। देखिए यहाँ पर रक्त को क्या करेगा, ये पंप करेगा, ये आपका हार्ट का काम हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर धमनी का क्या काम है। धमनी ये शुद्ध रक्त तो शरीर के कोशिकाओं तो क्या करता है, पहुंचाता है। इसको याद रखना आपको। धमनी का क्या काम हुआ कि शुद्ध रक्त को शरीर के कोशिकाओं तो क्या करता है, पहुंचाता है आपका। और सिरा का उसके बाद क्या काम है, ये शरीर के कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को, यहाँ देखिए अशुद्ध रक्त को परिवहन हृदय की ओर लेके आता है। ये अशुद्ध जो भी आपका अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड है उसको परिवहन आपका हृदय की ओर लेकर ही आपका आता है। उसके बाद रक्त किसका क्या है, रक्त किसका, ये धमनी को कोशिकाओं तथा सिराओं से जोड़ कर रखता है। ये आपका रक्त केसी का काम होता है। धमनी को आपका कोशिकाओं को सिराओं से, आपका धमनी और सिराओं को ये आप क्या करता है, जोड़ करके रखता है। ये आपका किसका काम है, आपका रक्त केसी का आपका ये काम है। बढ़ते हैं अगला। तो देखिए और उसका पादप में आपका दो तक पाया जाता है, फ्लोएम तथा क्या होता है, जाइलम होता है आपका। तो इसको हम आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा ये। अभी जो मैं आप लोगों को डिस्कस किया ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर, उसी वाला यहाँ पर दिया हुआ देखिए।
श्वसन की वो प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका संपादित होता है उसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और श्वसन की वो प्रक्रिया जो ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में आपका संपादित होता है उसको हम कहेंगे अनॉक्सीश्वसन आपका कहते हैं। देखिए इसके उत्पाद के रूप में CO2 तथा H2 का निर्माण होता है जब ऑक्सीजन रहेगा, और इस क्रिया में इथेनॉल तथा CO2 का आपका निर्माण होगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगा। इसके अंतर्गत आपका 38 ATP का अणु निर्माण होगा, और इसके अंतर्गत आपका 2 ATP, यहाँ देखिए 2 ATP दिया हुआ, ये 2 ATP आपका 2 ATP का निर्माण होगा। इसमें आपका 38 ATP अणु का निर्माण आपका होगा। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज पूरा तरह से आपका टूट जाएगा ऑक्सीश्वसन में। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता, देखिए ये ग्लूकोज आपका पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। इस क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, बड़े बड़े जीव जो है उसमें ऑक्सीश्वसन पाया जाता है। अब जो छोटे जीव है उसमें आपका अनऑक्सीश्वसन आपका क्रिया आपका क्या होता है, पाया जाता है। तो आपको ये भी अंतर आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में इसे आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फ्लोएम और जाइलम में क्या अंतर आपका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम और जाइलम जो है आपका, ये आपका कोशिका है, आपका उत्तक है जो आपका पेड़ पौधों में आपका ये पाया जाता है, आपका फ्लोएम और जाइलम। देखिए पादप का वो संवहन उत्तक जो तैयार भोजन को पेड़ पौधों तक पहुंचाता है उसे फ्लोएम कहते हैं। जो भी भोजन तैयार हो जाएगा उसको पहुंचाने का काम किसका रहेगा, ये आपका फ्लोएम का रहेगा। ये पौधों को आपको पत्तों तक भोजन, तैयार भोजन को लेकर जाता है। और आपका जाइलम का जो काम है, ये आपका जो है अवशोषित खनिज और जल का संबंध पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम मतलब जो माने जाइलम, जो माने जल और खनिज लवण का जो ये आपको अलग अलग भागों में पहुंचाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें पदार्थों का परिवहन ऊपरी मुखी तो अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। तो देखिए ये आपका ऊपरी मुखी मतलब इस तरह से ऊपर भी जाएगा, और अधोमुखी मतलब आपका दोनों साइड में आपका जाएगा। अगर ये मान लीजिए पेड़ है तो ये सीधा भी आपका खनिज बन जाएगा, और इस तरह साइड में आपका, इस साइड में भी आपका जो है आपका इस दिशा में भी आपका ये जाएगा, तो इसको अधोमुखी हम कहेंगे। और इनमें पदार्थों परिवहन केवल ऊपरी मुखी, इसमें सिर्फ ऊपरी मुखी मतलब सिर्फ ऊपर तरफ ही जाएगी, साइड वाला आपका ये नहीं जाएगा, सिर्फ आपका सीधा ही जाएगा आपका। इसमें जो इम्पोर्टेंट उसको देखेंगे। अगला मूत्र बनने का नियमन किस प्रकार होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा डायलिसिस को देख लेते हैं। डायलिसिस क्या है इसको तो देखते हैं। कृत्रिम अपन तकनीक और तकनीक जिसके अंतर्गत बीरकाणु खराब होने की स्थिति में, मतलब किडनी के खराब होने की स्थिति में मशीन द्वारा शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकाला जाता है, इसी को हम डायलिसिस का आपका मशीन कहते हैं। शरीर के कोशिकाओं द्वारा त्याग नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को, जो आपका शरीर में कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जीव की मृत्यु हो सकती है, तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम अपहरण तकनीक का उपयोग आपका किया जाता है। तो किडनी खराब होने की स्थिति में डायलिसिस का मशीन लगाया जाता है, जो शरीर में यूरिक एसिड और नाइट्रोजन जैसे खराब पदार्थ को बाहर निकालता है, ताकि उसका कोशिका क्षतिग्रस्त ना हो। आगे देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने पूरा चैप्टर को डिस्कस कर दिया, हमको पता भी नहीं चला, इतना फास्ट हो गया। तो इस तरह से जो आपका जे पर कम का जो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन जो बनेगा इसी के अंदर ही आपका क्वेश्चन बनेगा, पूरा चांस है। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से आप जुड़ सकते हैं। आपको कई सारे के नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। CDP के नोट्स मिलेंगे, आपको हिंदी के नोट्स मिलेंगे, फिर आपका पेडागोजी के कई सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से आपको मिल सकते हैं, और आप सीटेट से आसानी से आपका तैयारी कर सकते हैं। साथ ही में कंप्लीट NCERT नोट्स के लिए, NCERT के नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर नीचे मैं अपना नंबर
डाल दूंगा, तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स घर बैठे आप आसानी से सीटेट को तैयारी कर सकते हैं। साथ ही में आप देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।